प्रणाम और छोटों को प्यार। हालांकि छोटे तो यहाँ कम ही हैं, आप सब मुझसे बहुत बड़े हैं, लेकिन फिर भी हर साल की तरह तीसरी बार मुझे मंच मिला है अपनी बात रखने के लिए, जिसके लिए लघु उद्योग भारती का आभार। इस बार स्प्रिहा दीदी नहीं है क्योंकि वो हॉस्टल चली गई, तो पूरी जिम्मेदारी मेरे पर है। पहले साल हमने लघु उद्योग पर बोला था कि कैसे आप इस देश की रीढ़ की हड्डी है। यदि याद हो तो पिछले साल हमने लघु उद्योग भारती पर एक चालीसा बोली थी। इस बार अकेली हूँ, पर विषय तो यही लेना था, उद्योग। लघु उद्योगों और लघु उद्योग भारती पर बोलने के बाद जो सबसे उपयुक्त विषय लगा वो आज का विषय है। सच मानिए बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ इस विषय को लेते हुए। आज का विषय है स्वर्गीय रतन टाटा जी। जी हाँ, उद्योग हो या उद्योगपति हो तो उन जैसा हो। चाहे हम लघु उद्योगी हो, पर वैसा होना चाहिए। लेकिन वैसा होना सरल नहीं है, और वैसा ना क्यों सरल नहीं है उस पर कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे लिए सही, पर यदि आप रतन टाटा जी के आदर्शों को मानते हैं तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए, ताकि आज हम उन्हें अवगत करा सके कि आज हम सब उनके जैसा बनने का संकल्प करने जा रहे हैं। इस देश में शुरुआत से जब भी रईसों का नाम आया है तो यही कहा है, खुद को टाटा बिरला समझा है क्या? आजकल तो कई नए परिवारों का नाम आता है, लेकिन आज भी यदि किसी बड़े उद्योगपति का नाम लेते हैं या उनकी चर्चा होती है तो मन में एक ईर्ष्या सी होती है कि भगवान ने इनको ही इतना क्यों दिया। पर दिल पर हाथ रख सोचिए, जब भी रतन टाटा का नाम आता है तो एक मन में अलग सी छवि बन जाती है। मैं एक छात्रा हूँ, पर मेरे जैसे लाखों युवाओं के लिए ये नाम आदर्श व प्रेरणा का प्रतीक है। एक किस्सा सुनाती हूँ जिससे प्रमाणित हो जाएगा कि व्यापार में जज्बा और जुनून दोनों ही चाहिए। 1990 में टाटा मोटर्स कुछ खास नहीं चल रही थी। हेवी व्हीकल जैसे ट्रक में तो टाटा डीलर थे, लेकिन पैसेंजर कार जैसे इंडिका कुछ खास नहीं चल पा रही थी। तो उन्होंने सोचा इसे फोर्ड को बेच देते हैं। वे मीटिंग करने गए, शायद डिट्रॉइट में थी मीटिंग। वहां फोर्ड वालों ने उनकी बहुत बेइज्जती करी, ये तक कह दिया तुम पैसेंजर कार इंडस्ट्री में आए ही क्यों हो, ये ट्रक वाला क्या कार बनाएगा। अगर हम तुमसे तुम्हारा डिवीजन खरीदेंगे तो तुम पर बहुत बड़ा एहसान होगा। टाटा को बहुत बुरा लगा और वह वहां से वापस चले गए। फ्लाइट में उन्होंने तय कर लिया, फोर्ड को तो गलत साबित करके दिखाऊंगा। जो तय किया वो करके दिखाया। इंडिका घर घर की शान बनी और विश्व में ख्याति मिली। अब आगे बढ़ते हैं 2008 में। फोर्ड की हालत बहुत खराब थी। उन्होंने तय कर लिया कि अगर बचना है तो लैंड रोवर और जैगुआर, जो उनके सबसे लग्जरियस ब्रांड है, उसे बेचना ही पड़ेगा। रतन टाटा ने इसे बहुत सस्ते में खरीदने का फैसला किया। कुछ समय पहले ही फोर्ड ने इसे बहुत महंगे दाम में खरीदा था, लेकिन रतन टाटा की इस डील के तहत उसे सस्ते में बेचा। न केवल सस्ते में बेचा, मुखर होकर कहा भी कि रतन टाटा साहब, आपने तो हमें बचा लिया, वरना हम इसके बोझ के तले दबकर मर जाते। रतन टाटा ने इसे खरीद, इसमें सुधार कर अपनी काबिलियत से इसे 2015 तक प्रॉफिटेबल बनाया और पूरे विश्व में एक मिसाल कायम की। ऐसे कई किस्से हैं जो उनके विजन को दर्शाते हैं कि कैसे भारत की कंपनियां वैश्विक स्तर पर सबसे आगे खड़ी है। वह इतनी ऊंचाइयों के बाद भी हमेशा जमीन से जुड़े रहे। यहाँ अगर हम किसी ब्यावर के इंडस्ट्रियलिस्ट की तुलना इनसे कर सकते हैं तो वो है शायद दीपक जी झंवर अंकल, क्योंकि वह न केवल एक उद्योगपति है बल्कि एक मार्गदर्शक भी है। उनका ये मानना है कि सफलता का मतलब सिर्फ ऊंची इमारतें खड़ा करना नहीं होता, बल्कि इन इमारतों में दूसरों के सपने को जगह देना होता है। एक और उदाहरण देती हूँ। हम रोज सफर करते हैं, बहुत चीजें भी देखते हैं, कभी किसी गरीब को देखते हैं तो मन भी भर आता है, तो कुछ पैसे दे देते हैं या कभी कुछ खाने का दे देते हैं।
और मान लेते हैं हमने तो हमारी सामाजिक जिम्मेदारी पूरी कर ली, इससे ज्यादा हम कर भी क्या सकते हैं। लेकिन रतन टाटा तो अलग ही मिट्टी के बने थे। एक बार वो सफर कर रहे थे, उन्होंने 4 लोगों का परिवार देखा एक स्कूटर पर। उनके जहन में आया कितना रिस्क है ये, क्या इनके लिए कुछ किया नहीं जा सकता, क्या इनके लिए कोई कार नहीं बनाई जा सकती जो अधिक से अधिक लोग खरीदे। 1 लाख के अंदर गाड़ी क्यों नहीं बनाई जा सकती, USD 2000 कार। जब ये बात उनके अपने लोगों ने सुनी तो उन्होंने उसे मजाक समझा, लेकिन रतन टाटा ने तो तय कर लिया और जुट गए और दी दुनिया की पहली पीपल्स कार। रतन टाटा ने एक बार कहा था, मेरा मकसद कभी भी दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाना था ही नहीं, बल्कि एक ऐसी कार बनाना था जो इन लोगों को सेफ्टी और डिग्निटी दे। यानी नफा ही सब कुछ नहीं होता, समाज की ओर हम सबकी जिम्मेदारी है और यदि हम अपनी सक्षमता के हिसाब से या उससे कुछ अधिक दे तो ये समाज एक साथ बढ़ेगा और तरक्की करेगा। ये कहते हुए ध्यान में आते हैं श्री घनश्याम जी ओझानकर, जो लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो निस्वार्थ भाव से अपने व्यापार और इस संस्था के सभी व्यापारी बंधु के लिए निरंतर लगे रहते हैं। उनका भ्रमण पूरे देश में चलता ही रहता है। पिछले साल उन्होंने मुझे और दीदी को LUB चालीसा बोलने के आशीर्वाद स्वरूप बधाई पुरस्कार भी दिया था। एक अंतिम वाक्य बोलकर अपने शब्दों को विराम दूंगी। रतन टाटा और पूरा टाटा समूह रिश्वत नहीं देता, ये सब जानते हैं, लेकिन ये आसान नहीं है। आसान तो रिश्वत देकर काम करवाना है। न रिश्वत देकर उन्होंने बहुत परेशानियां भी झेली। एयर इंडिया जो बहुत पहले उनका हो सकता था, रिश्वत न देने की वजह से रह गया। टेलीकॉम स्पेक्ट्रम में भी चूके पर अडिग रहे, इसलिए टाटा का नाम सुनते ही एक विश्वास की सुगंध आती है। यहाँ हम मिलान कर सकते हैं हमारे भीष्म पितामह श्री प्रकाश जी अंबुरे अंकल का। उनकी कंपनी भी पारसियों की है और वे इन सब में विश्वास रखते हैं और वैसा ही आचरण भी करते हैं। अंत में मेरे पापा श्री सचिन जी नाहर, जो मुझे और दीदी को आप सब के बारे में, आपके काम के बारे में, इस संस्था के बारे में बताते रहते हैं, जिसकी वजह से आज मैं यह आंकलन कर पाई हूँ। छोटी हूँ पर एक बात कहूंगी, आप सब किस्मत के, यह किस्मत की क्यों, आपकी बुद्धिमत्ता का प्रमाण है कि आपने लघु उद्योग भारती जैसी संस्था की सदस्यता चुनी। ये संस्था ऐसे ही आदर्शों के उद्योगपति को सदस्यता देती है। आप सबके अंदर की रतन टाटा को अवसर दें और विकसित और मजबूत भारत का निर्माण करें। विषय मेरी उम्र के ऊपर का था, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।